हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी की समरी टॉपिक वाइज और एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा एक क्लास की जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी है वो ख़त्म हो जाती है। और ऑलरेडी हम लोग पीआरटी के अभी कंप्लीट कर रहे हैं ईवीएस, जिसको हम पर्यावरण कहते हैं। तो पीआरटी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि क्लास थर्ड और फोर्थ की जो ईवीएस है वो ख़त्म हो चुकी है। आज क्लास फिफ्थ की ईवीएस ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई 1.0 में भी 2.0 में भी। तो चलिए, आज हम लोग पर्यावरण और हम कक्षा 5 की जो किताब है उसका पूरा एनसीईआरटी की समरी कंप्लीट करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जो भी टीजीटी पीजीटी पीआरटी वाले हैं और जिनका एसएसटी और साइंस है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नोट्स लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और बाकी आप हमारे दिए हुए नंबर में डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ पे मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। पूरी एनसीईआरटी और एससीईआरटी की समरी वहाँ पर दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही चैप्टर है पटना से नाथुला की यात्रा। तो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक है। ये बस पढ़ते जाइए, जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ मैं समझाता चलूँगा। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। तो भाई दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल जो है वहाँ का एक सुंदर पर्वतीय, मतलब बहुत अच्छा माउंटेन कह सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक है वहाँ का। आप अगर दार्जिलिंग कभी जाते हैं, वेस्ट बंगाल जाइएगा तो दार्जिलिंग ज़रूर घूमिएगा। टाइगर हिल कहाँ है? दार्जिलिंग में है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ये कहाँ है? लाचड़ बॉटनिकल, ठीक है, गार्डन है। और वहीं बात करें तो लाचड़ बॉटनिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? दार्जिलिंग में ही है। आगे की बात करें तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, जो कि ये भी दार्जिलिंग में है। और ये कब स्थापित हुआ था? 1954 में। ये सारी लाइनें एनसीईआरटी में लिखी गई हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं। तेनजिंग, शुरुआत में तेनजिंग 20 साल की उम्र से कूली का काम करते थे। तो तेनजिंग नाम के एक पर्सन है जो 20 साल के जब थे तभी से वो क्या करते थे? कूली का काम करते हैं। कूली का मतलब है जो सामान वामान ढोते हैं रेलवे स्टेशन वगैरह पे। तेनजिंग का जन्म तिब्बत में हुआ था और बाद में भारत के मूल निवासी बने। तो तेनजिंग का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? तिब्बत में हुआ था। और इसके बाद भारत में मूल निवासी बन जाते हैं ये। आगे देखते हैं। बचपन का दिन इन्होंने नेपाल में बिताया था। सन 1953 में तेनजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलेरी पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट 8,848 मीटर पर चढ़े और भारत का झंडा लहराया। तो आगे की बात करें तो जो बचपन के इनके दिन थे तेनजिंग के, वो नेपाल में बिताते हैं ये, ठीक है। और नेपाल में बिताते हैं। उसके बाद 1953 में 1953 में क्या होता है कि ये तेनजिंग जो रहते हैं नोर्गे, ये एडमंड हिलेरी सर के साथ वो उस माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है उस पर चढ़ते हैं और भारत के झंडे को फहराते हैं। अब आगे चलते हैं। तेनजिंग नोर्गे को सिरदार की उपाधि मिली थी। तो तेनजिंग नोर्गे जो थे इनको किसकी उपाधि मिली थी? इनको लोग सरदार कहते थे। हाल फिलहाल बिहार का पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करी। अगर पूछता है क्वेश्चन कि बिहार की कौन सी हैं जो पर्वतारोही जो अभी माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर चढ़ी हैं, तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, ठीक। क्या नाम है? निरुपमा अग्रवाल, ठीक, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। गैंगटोक समुद्र तल से लगभग 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिक्किम राज्य की राजधानी है, ठीक है। गैंगटोक, जो कि गैंगटोक की बात करें तो 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वो किसकी राजधानी है? सिक्किम की राजधानी है। आगे की लाइन में देखें तो सिक्किम की प्रमुख नदी क्या है? सिक्किम की प्रमुख नदी कौन सी है? तो सिक्किम की प्रमुख की नदी अगर पूछता है तो तीस्ता है, ठीक। कौन सी नदी है? तीस्ता है। अब आगे बात करते हैं। सिक्किम में लेपिया नेपाली भुटिया निवास करती है। तो सिक्किम में की जनजाति के बारे में बात करें तो सिक्किम की जनजाति अगर पूछती है तो लेपिया, ठीक। लेपिया कहाँ की जनजाति है? सिक्किम की जनजाति है। और नेपाली वहीं की जनजाति है। भुटिया, भुटिया इंपॉर्टेंट है, भुटिया पूछा गया है। तो भुटिया कहाँ की निवासी है? सिक्किम में, ठीक, जनजाति हैं। रूमटेक मॉनेस्ट्री करमापा बौद्ध धर्म गुरु का निवास या बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है। तो रूमटेक मॉनेस्ट्री करमापा जो है वो बौद्ध धर्म का एक निवास था, ठीक। यहाँ पर बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है। ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। नाथुला भी सिक्किम में ही है, ठीक।
नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्राचीन समय में जो नाथुला है उसको किस नाम से जाना जाता था, तो सिल्क मार्ग के नाम से। अब अध्याय 2 में आते हैं। खेल, तो खेल में पूछा है तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 12 होते हैं। ठीक, वहीं बात करें मार्शल आर्ट क्या होता है, मार्शल आर्ट एक युद्ध कला होती है। जापान का इसमें क्या कहते हैं, जापान को सूमो कहते हैं मार्शल आर्ट को। ठीक, अब आगे बात करते हैं सिख धर्म। गतका, गतका का एक मार्शल आर्ट है या सिख धर्म से जुड़ा है। गतका क्या है, अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि गतका, ठीक, गतका कहीं लिखता मिलता है तो गतका क्या है, गतका एक सिख धर्म के लोगों का मार्शल आर्ट है। अब आगे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने जो सिख समुदाय के लोग थे उनको एक सैनिक के रूप में रिप्रेजेंट किया। गतका सिख के सैन्य रूप का हिस्सा है, यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। तो गतका क्या है, मैंने पहले ही बता दिया, एक मार्शल आर्ट टाइप का है जिसमें लोग खुद की सुरक्षा के लिए सीखते हैं। ठीक, आप भी इसको सीख सकते हैं। सिख समुदाय के लोग वैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। तो ये गतका कब खेला जाता है, तो गतका गुरु गोविंद सिंह जो थे, जब इनकी जयंती आती है तो इस मौके पर ये वैसाखी पर इनकी जयंती आती है, तो वही सिख समुदाय के लोग गतका उसमें खेलते हैं। अब आगे चलते हैं। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग भी खेलते हैं। तो इस खेल को हिंदू और मुस्लिम धर्म के भी लोग खेलते हैं। अब अध्याय 3 है बीजों का बिखरना। आगे चलते हैं। बीजों का बिखरना, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार वर्धमान महावीर का मंदिर जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआड़ गांव में है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे महावीर, उनकी मंदिर कहाँ पे है, जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआड़ा गांव में। जैनियों का एक समूह इसे महावीर की जन्मस्थली मानता है। तो जैनियों के जो एक समूह है, ग्रुप है, तो इसको जो लछुआड़ गांव है इनको महावीर की जन्मस्थली या मतलब जहाँ पे उनका जन्म हुआ था उसको मानते हैं। आगे चलते हैं। पेड़ पौधे कहीं भी क्यों उग जाते हैं, तो पेड़ पौधे कहीं भी ऐसे क्यों उग जाते हैं इसके बारे में दिया गया है। तो चटक कर फटक कर बिखरने वाले बीज, कभी कभी आप देखते हैं तो लोग घर पे आपके वो सावन वगैरह होता है जो, उससे चटक बिखर के चली जाती है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हरसिंगार और गुलमेहंदी के बीज हवा में उड़ने से, कभी कभी बीज हवा में उड़ जाते हैं, जैसे कपास के बीज। पानी में तैर कर बिखरने वाले बीज, कभी कभी हम पानी में धुलते हैं, नाली के थ्रू भी बह के जाते हैं, तो जैसे कमल और कुमुदनी के बीज हो जाते हैं। जानवरों की सवारी कर बिखरने वाले बीज, अब जानवरों की सवारी करते हैं तो भी ऐसे हो जाता है, जैसे गाय भैंस आदि के चिपक कर चले जाते हैं। और पक्षियों द्वारा बिखराव से, जैसे पीपल, बरगद और अमरूद, ये सब पक्षियाँ खाती हैं। पक्षियाँ जैसे तोता वगैरह खाते हैं आम के, अमरूद वगैरह, तो क्या होता है, पक्षियाँ भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, तो उससे भी पेड़ पौधे उग जाते हैं कहीं भी। अब आगे चलते हैं। मेरा बगीचा। हर्बेरियम, हर्बेरियम के बारे में दिया गया है कि एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है जिसमें पेड़ों व घास के पत्ती या पेड़ पौधे के मुख्य अंश को अच्छी तरह से संग्रहित किया जाता है। तो हर्बेरियम क्या होता है भाई, कि जैसे एक म्यूजियम टाइप का होता है, एक संग्रहालय होता है। वहाँ पे होता क्या है कि उसमें पेड़ वगैरह और जो घास वगैरह होते हैं, पत्ती या पेड़ ये सब होते हैं, इनके पार्ट्स को अच्छी तरह से स्टोर करके रखा जाता है। ठीक, इसको हम हर्बेरियम कहते हैं। अब आगे चलते हैं। ऐतिहासिक स्मारक के बारे में दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था, संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय था। इसमें 10,000 से अधिक छात्र, 2,000 से लगभग शिक्षक थे। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये पूरे संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय था, और इसमें लगभग 10,000 से अधिक छात्र थे, स्टूडेंट थे, और लगभग 2,000 इसमें टीचर थे। इस ज्ञान केंद्र में विश्व के कोने कोने से विद्वानों तथा छात्रों को आकर्षित किया। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की के छात्र यहाँ आए। तो इसमें भाई कोने कोने से लोग पढ़ने आए, यही लिखा गया है इसमें। वो कहाँ कहाँ से, विदेशों से भी आए, चीन से, तिब्बत से, जापान से, इंडोनेशिया से छात्र भी आए यहाँ पढ़ने। 8वीं 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था। तो 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच ये इसका उत्कर्ष काल था। चीनी यात्री वेन सांग यहाँ आकर पढ़े, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चीनी यात्री वेन सांग आकर कहाँ पढ़े थे, तो नालंदा में। वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेन सांग कब आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में। आगे चलते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत तक इसका अंत हो गया। बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया।
तो भाई नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे, जिसमें अनेक ध्यान केंद्र थे। पुस्तकालय को धर्मगंज जो 9वीं मंजिल इमारत था, 3 पुस्तकालय रत्न दधी, रत्न रंजक तथा रत्ना सागर। तो इसमें क्या था? लाइब्रेरी वगैरह थी, जिसको रत्न दधी, रत्न रंजक तथा रत्न सागर के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं। इसके पश्चिम द्वार पे 4 द्वार पंडित होते थे, जो प्रवेश देने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा लेते थे। तो इसके पीछे की बात करें तो पीछे वाले 4 द्वार पंडित होते थे, जैसे एंट्रेंस वगैरह के एग्ज़ाम जो होते थे, तो वैसे ही इसमें विश्वविद्यालय में जो प्रवेश लेना चाहते थे उनकी परीक्षा लेते थे। इस विद्यालय का नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। यह आज एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ था तथा डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य के देखरेख में चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। बिहार के स्मारक, तो ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगीर जिसको कहते हैं, और पाटलिपुत्र का पटना बोलते हैं। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा गुप्त वंश के शासन कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो नालंदा जो है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। अब आगे चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भागलपुर में है। ठीक, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसका करवाया था। तो विक्रमशिला पूछे तो किसने निर्माण करवाया था? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, धर्मपाल ने, याद रखिएगा। बोध गया की बात करें तो बोध गया महात्मा बुद्ध के पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी बोध गया में। वैशाली महावीर का जन्मस्थली है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार पूछे तो महावीर थे, महावीर स्वामी, और इनको ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था बोध गया में, और इनकी वैशाली जो है वैशाली जन्मस्थली थी। आगे चलते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, पटना साहिब। ठीक है, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, पटना साहिब। सूफी संतों का केंद्र बिहार में है। अशोक का स्तंभ नंदगढ़, लौरिया तथा कोल्हुआ से प्राप्त हुआ है। तो अशोक स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नंदनगढ़, लौरिया तथा कोल्हुआ से प्राप्त हुआ है। मोतिहारी का केसरिया का स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। ये इंपॉर्टेंट है। तो पूछे अगर कि कौन सा स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है और किस जगह पे है? मोतिहारी में है। ठीक है। गोलघर कहाँ है? पटना में है। देवशुर मंदिर औरंगाबाद में है। जल मंदिर पावापुरी में है। महाबोधि मंदिर गया में है। नोट, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसके निर्माण में किस चीज़ का प्रयोग किया गया है? ईंट का, पत्थर का, इन सब चीज़ों का। अब सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोआ तथा गोंद आदि का प्रयोग किया गया है। तो भाई जैसे घर बनाने में सीमेंट वगैरह का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसको नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में सुर्खी हो गया, चूना, उड़द की दाल, छोआ, गोंद, ये सब प्रयोग किया गया है। अब आ गए हम लोग चैप्टर नंबर 6 में। आइए इसको देखते हैं। सिंचाई के साधन, कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए और किस मौसम में बोई जाती है? तो ये इसको देखते हैं। खरीफ कब बोया जाता है? खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल जून और जुलाई में। ठीक, जून से जुलाई में। अब आगे चलते हैं। और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो खरीफ की फसल की बात करें, ठीक, खरीफ इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। खरीफ जून और जुलाई में बोया जाता है, वहीं अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। आगे बात करें, कौन सी फसल में कम पानी चाहिए और किस मौसम में बोई जाती है? रबी। अब रबी की बात कर लें। ठीक, हम लोगों ने खरीफ देख लिया, अब रबी की बात करें तो रबी कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ठीक, अक्टूबर नवंबर में। और कब काटा जाता है? काटा कब जाता है? काटने की बात करें तो जनवरी में काट लिया जाता है। ठीक है, जनवरी फरवरी में काट लिया जाता है। आगे चलते हैं। परंपरागत रूप से लोग नदियां, तालाबों एवं कुओं से सिंचाई करते थे, पर अब नलकूप, बोरिंग आदि जैसे और भी साधन हो गए हैं। तो ये तो आसान है। अब आगे अध्याय 7 पे आगे, जितना खाओ उतना पकाओ। शेखपुर में बारात खाना खाकर 20 लोग बीमार, कम अवधि तक संरक्षित रहने वाले खाद्य पदार्थ। तो जो बहुत कम समय तक संरक्षित रह सकते हैं, उसके बाद ख़राब हो जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और लंबी अवधि तक किस चीज़ों को रखा जा सकता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फ्रिज में रख के ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। अब रॉस की जंग मलेरिया के संग, आइए देखते हैं। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। तो मलेरिया कैसी बीमारी है? मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमक से फैलने वाली बीमारी है। आगे बात करें तो मलेरिया के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो मलेरिया के बारे में सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने बताया था। ठीक, किसने? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। अब आगे चलते हैं। रॉस का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो रोनाल्ड रॉस थे ये, उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड में अल्मोड़ा में। ठीक, कुनैन की पत्तियां छाल से इसका इलाज होता था। जो मलेरिया था इसका इलाज कैसे होता था? कुनैन की पत्ती या इसके छाल से इसका इलाज होता था। तो ये किस किस मच्छर के काटने से होता है? ये मादा एनाफिलीज। ठीक, मलेरिया मादा एनाफिलीज के काटने से क्या हो जाता है? यह रोग होता है। अब मैंने नक्शा बनाया तो बिहार के मानचित्र के अध्ययन के बारे में दिया गया है। अब आगे चलते हैं। हमारी फसलें, हमारा खान पान। तो अगर हम बात करें तो सर्दी में हम कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? तो रबी की कौन सी फसल है? गेहूं और सरसों, जौ, धनिया, गाजर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। ठीक, तो जौ हो गया, गेहूं हो गया, गाजर हो गया, सरसों हो गया, धनिया हो गया, आलू, प्याज, टमाटर, मटर, ये सब रबी के फसल हैं। वहीं बात करें मतलब सर्दी में जो बोए जाते हैं। वहीं बात करें गर्मी में कौन से फसल बोए जाते हैं? जायद की फसल बोई जाती है। अब जायद जहाँ नाम आए, जायद वहाँ समझ लीजिए जो ककड़ी, खीरा, ये सब चीज़ें होती है। तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी, उड़द, मूंग, सोयाबीन। आमतौर पर जायद फसल सबसे कम समय में उपजता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बरसात में लगाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल, सर्दी में लगाई जाने वाली फसल को रबी फसल। तो एक ट्रिक है, याद रखिए, ट्रिक से याद रखिए। अगर बरसात में कोई फसल लगाई जाती है तो बरसात में याद कर लीजिएगा, इसको हम क्या कहेंगे? खरीफ फसल कहेंगे। ठीक, वहीं सर्दी ठंडियों में लगाई वाली फसल, इसको हम किसको कहेंगे? रबी को कहेंगे। ठीक, रबी की फसल। वहीं गर्मी की बात करें तो गर्मी में कौन फसल लगाई जाती है? गर्मी में जायद फसल लगाई जाती है। ठीक है, जायद फसल। आगे चलते हैं। बिहार का मानचित्र पर आधारित सवाल, ये सब छोड़िए। अब भोज्य पदार्थ और स्थान ये देख लेते हैं। इडली डोसा दक्षिण भारत में खाते हैं भाई खूब। पाव भाजी मुंबई में खूब खाते हैं। लिट्टी चोखा बिहार की फेमस है भाई। मछली चावल पश्चिम बंगाल में खूब खाते हैं और दाल बाटी राजस्थान में खाते हैं। आगे चलते हैं। जंतु जगत एवं सुरक्षा संरक्षण। तो बिहार के पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि वन्य जीवन, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको रटना पड़ेगा। वाल्मीकि वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार के पश्चिम चंपारण में। बेगूसराय में क्या है? काबर झील। काबर झील पूछता है तो कहाँ पे है? बेगूसराय में। अब आगे है राष्ट्रीय उद्यान एवं बिहार के उद्यान, विविध में इसे खुद पढ़ें, ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं। बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है। बिश्नोई कहाँ की जनजाति है? राजस्थान की है। ये वन्य तथा वन्य प्राणियों की रक्षा करते हैं। तो बिश्नोई क्या है? राजस्थान की भाई एक जनजाति है। ये जो जंगलों में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी रक्षा करते हैं। अब मान गए लोहा। क्वेश्चन ये पूछता है विश्व विकलांगता दिवस। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, इसके पहले बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्वेश्चन पूछा था पीआरटी में, ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट पर 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। नेत्रहीन बच्चे इन उभरे बिंदुओं को अंगुलियों को स्पर्श करके समझ जाते हैं। तो ब्रेल लिपि भाई अंधे, मतलब जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए बनाया गया है ये। और इन पे 6 उभरे बिंदु होते हैं और इन्हीं को टच करके हम समझ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अब अध्याय 13 पानी और हम, आइए इसको देखते हैं। तो पानी कहाँ से लाते हैं? कुआं, नल, हैंडपंप, नहर से, ये सारी चीज़ें आसान हैं। तो बिहार में भयंकर बाढ़ कब आई थी? तो बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी 18 अगस्त 2008 में आई थी। अब आगे चलते हैं। सौर कुकर, सूर्य के ताप से खाना। तो सौर कुकर का मतलब है कि सूर्य के ताप से जो खाना बनता है उसको सौर कुकर कहते हैं। सूर्य की शक्ति को हम कई प्रयोग में लाते हैं, इसे सौर ऊर्जा कहते हैं। तो भाई सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? हम सूर्य की रोशनी से बहुत सारी चीज़ें काम होती हैं। ठीक है, सोलर पैनल वगैरह उसी के बेसिस पे हैं। सौर कुकर की दीवारों और पेदी काले रंग से पुती होती है। ऊपरी ढक्कन पारदर्शी कांच का होता है। तो जो सौर कुकर होता है, जो उसके ऊपर की रंग होती है वो ब्लैक कलर से पेंटेड होती है। ठीक, और ऊपर का जो ढक्कन होता है, जो ढक्कन लगा होता है इसमें, वो कांच का बना होता है। ठीक है, उसमें लगा दर्पण प्रकाश की किरणों को अंदर
रखी जाने की चीज़ों पर डालता है, इससे एल्युमिनियम के डिब्बे में रखा खाना पक जाता है। ठीक है। सौर ऊर्जा से छोटी छोटी बैटरियाँ चार्ज की जाती हैं, मोटर गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, कृत्रिम उपग्रह में भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब तो रेलगाड़ी चलाने पर भी विचार हो रहा है। तो भाई सौर ऊर्जा से चलती हैं बहुत सारी चीज़ें, अब तो लाइट वगैरह सब चलने लगी हैं। अब नेक्स्ट है अध्याय 15 हमारा जंगल। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में बाघ का मुख्य रूप से संरक्षण किया जाता है। तो जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है इसमें यह किसके लिए है? बाघों के लिए। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। हिरण पौधा खाता है और बाघ हिरण को, अगर बाघ खत्म हो गए और हिरण की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा? पेड़ों की संख्या में कमी आ जाएगी और पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगी। ठीक। धराहरा की परंपरा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। भागलपुर के जिले में नवगछिया प्रखंड में यह परंपरा प्रचलित है। तो जो धराहरा की परंपरा है भाई, वहाँ पे पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हैं, संवेदनशील हैं। संवेदनशील का मतलब है कि उनको अवेयरनेस है इस बारे में और पर्यावरण को बचाने की कोशिश करते हैं। बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मानते एक उत्सव का रूप दिया और बेटियों के जन्म पर 10 पौधा लगाते हैं। अब आइए ये समझा देता हूँ, यहाँ समझने वाली चीज़ है। तो धराहरा एक है, ठीक है, धराहरा एक जगह है, ठीक है, एक मिनट। तो धराहरा एक जगह है, वहाँ पे क्या होता है कि भाई जब बेटियाँ जन्म लेती हैं, बेटी या बेटा होता है, तो वहाँ पे उनको एक क्या बोलते हैं, पर्यावरण संरक्षण का एक उत्सव मतलब त्यौहार की तरह मनाते हैं और उस दिन 10 पौधे लगाते हैं। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। अब आइए आगे चलते हैं, चलो सर्वे करें। राम कूका की दुकान, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तरह तरह के व्यवसाय, किसान, बुनकर, लोहार, राजमिस्त्री, मोची, डाकिया। रामपुर वाले चाचा की शादी। बंगाल के में शुभ कार्यों के समय उलू उलू ध्वनि तथा संग ध्वनि करने की प्रथा है। तो बंजार में जो बंगाल है वहाँ पे भाई शुभ कार्य जब होता है तो वहाँ पे कौन कौन सी ध्वनि निकाली जाती है? उलू उलू। ठीक, उलू उलू और शंख ध्वनियाँ बजाई जाती हैं। अब लकी जब बीमार पड़ा तो लकी को मलेरिया हो गया, जो कि एक संक्रामक व्यक्ति से दूसरे संक्रामित व्यक्ति में फैलने वाला रोग है। मच्छर वाले रोग से कैसे बचें? मच्छरदानी का इस्तेमाल करें भाई, धुआं करें, पानी जमाव से इकट्ठा न करने दें, मिट्टी का तेल का छिड़काव करें। तो ये ख़त्म हो गई हम लोगों की क्लास 5th की भी एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 5th की एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी जो कि क्लास 5th की है। तो पीआरटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इस नोट्स को पाने के लिए आप इस मैसेज पे, इस नंबर पर मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हैं 8853954496। ठीक है, किस पे? 8853954496। अगर जिस स्टूडेंट्स ने एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी, ठीक, मैं बार बार कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कम समय है, ठीक है, और इतने अच्छी कंटेंट वगैरह नहीं मिलेंगे कहीं आपको। ठीक, तो 885395, ठीक, मैं फिर से लिख देता हूँ 8853954496, 8853954494 पे मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो इसकी आगे क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री। ठीक, तो एक वीडियो में एक क्लास में ख़त्म करूँगा। तो क्लास 6 की अगले वीडियो में क्लास 6 की जो हिस्ट्री है एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लोगों ने ईवीएस कंप्लीट कर लिया, अब क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास 8 की, फिर क्लास 9 की, फिर क्लास 10 की। तो ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो जो भी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी वाले हैं अपना सब्जेक्ट देख के प्रिपरेशन करते रहें। बाकी नोट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। एक चीज़ और, अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं इसको आगे बढ़ा सकूं। फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना अच्छा कंटेंट इतने अच्छे कम समय में कोई प्रिपरेशन नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।